थर्ड इलस्ट्रेशन देखते हैं आप। एबीसी पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे हैं 2:1 के रेशियो में। वो अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं और उनकी बैलेंस शीट दी हुई है आपके पास, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहले बैलेंस शीट में देख लेते हैं। हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो हमें मालूम है अगर बैलेंस शीट में कैश का या बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया होता है तो हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट में तो कभी नहीं डालते, हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, बैंक अकाउंट, और उस बैंक अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर आप ओपनिंग बैलेंस दिखाते हो। यहाँ पे आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट इसी बैंक अकाउंट का नेगेटिव ओपनिंग बैलेंस है। तो यहाँ पे जहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दे रखा है डेबिट साइड पे, अब हम क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है इसलिए क्रेडिट साइड पे बैंक अकाउंट में हम इसे ओपनिंग बैलेंस के तौर पे शो करेंगे 4000। सेकंड, क्रेडिटर्स बीपी हमें मालूम है कैसे करना है, बीज वाइफ लोन, इस चीज को हम ध्यान देंगे। बीज का जो बी है उसकी वाइफ का जो लोन है ये आउटसाइड है, क्योंकि बी की जो वाइफ है वो हमारी फर्म का पार्ट नहीं है, इसलिए ये आउटसाइड लाइबिलिटी है, ये हमारी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जाएगी। डेटर स्टॉक वगैरह आप सब कुछ कर सकते हो आराम से, बाकी चीजें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे आपको 40,000 का दिया हुआ है, ठीक है। ये आई थिंक वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो ये उस तरीके से बटेगा। ये पी एंड जो आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा, उस कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे आप एक और चीज देखोगे, कैपिटल के बैलेंसेस देखिए, ए और बी की कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखी हुई है और सी की कैपिटल एसेट में लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि जब हम कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तो उसके अंदर ए और बी की कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है ये क्रेडिट साइड के ऊपर जाएगा, क्योंकि ये फर्म के लिए लायबिलिटी है, मतलब ए और बी को इतना पैसा फर्म देगी कैपिटल का। लेकिन सी की जो कैपिटल है वो एसेट साइड पे लिखी हुई है, तो जो आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे उसके अंदर सी की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे जाएगा, क्योंकि सी 8,000 रुपये जो है ये सी फर्म को देने की लायबिलिटी सी की है, फर्म की नहीं है, ठीक है, सी को देने हैं फर्म को। तो इस तरीके से होगा आपका। देन आपने एसेट्स रियलाइज की हैं, ये आप आराम से रियलाइज कर लोगे। सेकेंड पॉइंट है आपका, ए अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 1600। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, फर्नीचर उसने एट 1600 पे टेक ओवर किया है। इस जब भी कोई एसेट लेता है तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज हो सकती है कि उसने इतने का एसेट जो है ये इतने की एसेट ली, टेक ओवर की, और दूसरी चीज हो सकती है इतने में एसेट टेक ओवर करी। इतने की का मतलब होता है टोटल एसेट जितनी भी थी उसमें से इतनी एसेट टेक ओवर कर ली, तो जो बाकी की एसेट बच गई वो एसेट आपने रियलाइजेशन अकाउंट में बेच दी, ठीक है। जब इतने में हम बात करते हैं इसका मतलब ये होता है टोटल एसेट कितने की भी रही हो, पूरी एसेट को इतने रुपए में ले लिया गया। तो फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए फर्नीचर था, टोटल उसकी वैल्यू थी 10,000, क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसमें से 18,000 रुपए की एसेट, 18,000 रुपए का फर्नीचर कंपनी ने ले लिया, सॉरी किसी पार्टनर ने ले लिया, ठीक है। इसका मतलब ये है इसमें से 8,000 की एसेट तो पार्टनर ने ले ली, लेकिन जो 2,000 की बच गई वो अभी भी फर्म के पास है, तो इसको फर्म सेल कर देगी रियलाइजेशन अकाउंट में, वहां पे इससे पैसा रिकवर करेगी। अगर क्वेश्चन में ये लिख रखा है कि 10,000 की टोटल फर्नीचर था, इसे 8,000 में पार्टनर ने ले लिया, इसका मतलब ये होता है कि टोटल चाहे वो 10,000 की थी पर पूरी की पूरी एसेट पार्टनर ने 8,000 में नक्की करके ली है, ठीक है। तो अब एसेट कोई बची नहीं है फर्म के पास, भले ही 10 की थी, पार्टनर ने पूरी एसेट ले ली 8,000 में। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 1600, मतलब उसने 1600 में पूरा फर्नीचर ले लिया। तो फर्नीचर भले ही आपकी बैलेंस शीट में 2,000 रुपए का था, ये 2,000 रुपए का पूरा फर्नीचर ए ने ले लिया 1600 रुपए में। फर्म के पास अब कोई फर्नीचर नहीं है। ऑल्सो अग्रीज टू मेक पेमेंट ऑफ बीपी, तो बीपी भी ले लिया, ये भी रियलाइजेशन में चला जाएगा। बी अग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन,
बी की वाइफ का लोन फर्म के लिए एक लाइबिलिटी थी। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो बी का लोन क्योंकि फर्म के लिए लाइबिलिटी थी तो ये क्रेडिट साइड के ऊपर दिखाया जाएगा, बी की वाइफ का लोन, सॉरी। ये लोन है 10,000 रुपए का था, ठीक है। बी अग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन, बी ने ये अग्री किया है कि वो अपनी वाइफ का लोन डिस्चार्ज करेगा, मतलब लौटाएगा। उसने क्या करा है, बेसिकली उसने फर्म की लाइबिलिटी को अपने ऊपर ले लिया। जब भी कोई पार्टनर फर्म की लाइबिलिटी को अपने ऊपर लेता है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे उसके अकाउंट से एंट्री कर देते हैं। तो 2B, ठीक है, 2B कैपिटल अकाउंट। क्या लिया है इसने, अपनी वाइफ का लोन, यहां आ जाएगा 10,000। और बी का जो कैपिटल अकाउंट बनेगा उसके क्रेडिट साइड पे यहां इस चीज की एंट्री कर दी जाएगी कि इसने बाय रियलाइजेशन अपनी वाइफ का लोन 10,000 रुपए का चुकाने के लिए सहमति दी है। बी की वाइफ का लोन फर्म के लिए लाइबिलिटी थी, और लाइबिलिटी अगर कोई पार्टनर ले लेता है तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाते हैं और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड के ऊपर उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में डाल देते हैं। ये सेम चीज हमने इसकी वाइफ के लोन के केस में भी करनी है। इसके अलावा बोला हुआ है एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी 10,000 रुपए की, विच वॉज टेकन ओवर बाय सी एट 7,000। तो ये वही चीज है, एक 10,000 रुपए की अनरिकॉर्डेड एसेट थी, मतलब आपने रियलाइजेशन अकाउंट में इसको दिखाया नहीं था, लेकिन इस एसेट को सी ने 7,000 रुपए में ले लिया। तो 7,000 रुपए में एट 7,000, मतलब एसेट भले ही 10,000 की थी, पूरी एसेट ली है सी ने, 7,000 में ली है। तो फर्म के पास अब कोई एसेट नहीं है, 7,000 रुपए की आप ये सी के अकाउंट के अंदर इसने जो ली है वो दिखा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय सीज कैपिटल आ जाएगा 7,000। एक बीआर था आपका जो आपने कस्टमर से रिसीव किया था मोहन से, और बिल वाज डिस्काउंटेड, आपने उसको डिस्काउंट करवा लिया था। डिस्काउंट करवाने का मतलब होता है आपने बैंक में उस बिल को पेश कर दिया था और बैंक ने अपना कुछ डिस्काउंट काट के आपको पैसा दे दिया। अब जब ये मैच्योर होगा बीआर तो बैंक मोहन से अपना सुलट लेगा, ले लेगा पैसे सारा, 5 का 5,000 हमने डिस्काउंट करा लिया, ठीक है। 60 पैसे पर रुपये आपको मोहन जो है इंसॉल्वेंट हो गया, 60 पैसे पर रुपये उससे मिला है। ओके, अभी इसकी एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले तो पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए बीआर था। इसमें क्या हुआ है कि आपके पास 5,000 का बीआर था, लेकिन आपको सिर्फ 60 पैसे रिकवर हुए हैं, तो 6 पंजे 30 यानी 3,000 रुपए ही प्राप्त हुए हैं। तो एक तरह से 2,000 रुपए का आपको कह सकते हैं हम कि हमारा नुकसान हो रहा है यहाँ पे इस बीआर के चक्कर में। अब इसको लिखा कैसे जाएगा अकाउंट के अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सबसे पहले तो 3,000 रुपए आपको प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी पैसा आपको प्राप्त हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट की, उससे हम यहाँ डाल देते हैं, यहाँ हम डाल देंगे बाई बैंक कि बीआर आपने रिकवर करे हैं, ठीक है, 3,000 रुपए के। अब क्या करना है, वो जो 2,000 का बैलेंस दिखाना है उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेबिट साइड पे एक एंट्री डालेंगे टू बैंक के नाम से, और यहाँ पे टोटल 5,000 की अमाउंट दिखाएंगे। इससे होगा क्या, आपका बैलेंसिंग फिगर जो है वो 2,000 यहाँ पे इस साइड पे शो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। सो 2,000 का जो आपका यहाँ पे नुकसान हो रहा है वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि आपका टोटल 5,000 रुपए मिलने बनते थे, लेकिन आपको मिले सिर्फ 3,000 है, टोटल 5,000 थे, 2,000 का आपका बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। बैंक अकाउंट में भी आप सेम यही चीज करोगे। तो बैंक अकाउंट में जो पैसा आता है वो यहाँ पे जाता है, डेबिट साइड पे जाता है। 3,000 रुपए आने थे 5,000 रुपए, 2,000 का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो इस तरीके से आप ये बीआर वाली एंट्री करोगे। ये हो गया आपका थर्ड इलस्ट्रेशन। फोर्थ की तरफ चलते हैं हम। फोर्थ इलस्ट्रेशन में भी आप सारी एंट्रीज को ध्यान से समझिएगा। ABC 3 पार्टनर्स हैं और उनके 3:1 का रेशियो में वो प्रॉफिट बांटते हैं। क्रेडिटर दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, इसके अलावा इनकी कैपिटल दी हुई है, बैंक डेटर प्रोविजन दिया हुआ है। प्रोविजन आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट में हम अलग से दिखाते हैं। स्टॉक, फर्नीचर, सन्ड्री एसेट्स वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे दे रखी हैं। बाद में आपको बोल रखा है कि सभी पार्टनर्स के बीच में क्या एग्री हुआ है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे जो लोन अकाउंट दिया हुआ है यहाँ लिखा नहीं हुआ कि ये पार्टनर का लोन है कि किसी तीसरे पर्सन ने दिया है, तो हम इसे आउटसाइड लायबिलिटी ही मान के चलेंगे,
तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड के ऊपर दिखाया जाएगा। ओके, अभी देखते हैं हमारी एडजस्टमेंट्स में क्या क्या है। सबसे पहले है ए इज टू टेक ओवर फर्नीचर एट 800। तो वही वाली बात है, मैंने आपको बताया था मे और का इतने का, ठीक है। तो ये एट का मतलब है कि पूरा का पूरा फर्नीचर ए ने ले लिया 800 रुपए में। तो जब हम इसकी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एंट्री दिखाएंगे, एक बार तो आप एसेट दिखाओगे फर्नीचर डेबिट साइड के ऊपर 1000 रुपए की फर्नीचर है, पर ये पूरी की पूरी फर्नीचर ए ने ले ली, तो आप इसको क्रेडिट साइड के ऊपर दिखाओगे बाई एस कैपिटल 800 रुपए में। इस फर्नीचर का यहाँ पे सारा निपटारा हो गया। डेटर्स थे 20,000 रुपए के, वो 17,200 में ले लिए, ठीक है। तो डेटर थे, देखिए यहाँ पे आप देखोगे। अब ये इस चीज को ध्यान से समझिएगा, बुक वैल्यू पे आता है हमेशा। ये जो प्रोविजन है ये आप अलग से यहाँ पे दिखाओगे रियलाइजेशन अकाउंट में, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1200 का, तो ये तो अलग से दिखेगा। बुक वैल्यू निकालेंगे हम डेटर की। 24,200 के हमारे पास टोटल डेटर थे। क्या कह रहा है यहाँ पे, डेटर्स अमाउंटिंग टू 20,000, मतलब 20,000 रुपए के डेटर्स को 17,200 में लिया गया, ठीक है। 20,000 रुपए के डेटर्स को, इसमें से 20,000 के डेटर लिए गए हैं 17,200 में, यानी बाकी डेटर फर्म के पास कितने बच गए, 4200। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। टोटल डेटर थे 24,200 के, इसमें से 20,000 रुपए के डेटर एक पार्टनर ने ले लिए, और लिए कितने में, 17,200 में। तो जब पार्टनर के वो डेटर्स को लेने की एंट्री की जाएगी, वो की जाएगी 17,200 से, क्योंकि उसने 17,200 में लिए हैं 20,000 के डेटर। लेकिन बाकी के जो 42,000 डेटर बच गए, उसका क्या हुआ है ये अभी हमें देखना पड़ेगा। देख लेते हैं, कहीं पे आपको डेटर्स की यहाँ पे दे रखी होगी। चलिए जब आएगा देख लेंगे। ये 4200 के डेटर का क्या करना है हमें। उसके बाद लिख रहा है कि द क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर। इस चीज को भी ध्यान से देखिएगा। द क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 मतलब उतने क्रेडिटर जिनकी वैल्यू 6,000 थी, वो भी ये पे करेगा। क्रेडिटर्स टोटल कितने थे, 6,000 के थे, मतलब सारे के सारे क्रेडिटर्स ये ए ने जो है प्रॉमिस किया है वो पे कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्रेडिटर्स की आपकी एंट्री यहाँ पे डाली होगी क्रेडिट साइड के ऊपर 6,000 रुपए से, यहां पे हम दिखाएंगे कि इसने क्रेडिटर्स को टू एस कैपिटल 6,000 से ये पे करेगा। सेकंड पे चलते हैं, बीज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक। सारा स्टॉक ले रहा है ये 7,000 में। स्टॉक था कितने का टोटल, 7,800 का। 7,800 का स्टॉक बी ने 7,000 रुपए में ले लिया, तो बाई बीज कैपिटल 7,000। सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स, कुछ सन्ड्री एसेट्स। टोटल सन्ड्री एसेट्स थी बिजनेस में 17,000, इनमें से कुछ, सारी नहीं, कुछ ली गई हैं बी के द्वारा 7200 में, बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू। मतलब ये जो 7200 रुपए में कुछ सन्ड्री एसेट्स ली गई हैं, हमें नहीं पता कितनी सन्ड्री एसेट यहाँ पे ली गई हैं, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये 7200 में ली गई हैं, और ये जो 7200 है ये इस बुक वैल्यू का, जो वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इसका 10% लेस है, ठीक है, इससे 10% कम है। बहुत आसान तरीका है निकालने का। ये 10% कम है, इसका मतलब ये है कि हम मान लेते हैं कि ये जो इसकी एक्चुअल बुक वैल्यू थी इस एसेट की, वो थी 100, ठीक है। इससे 10% कम में ली गई है, इसका मतलब 90 में ली गई है। तो ये जो 7200 है ये 90 की वैल्यू है, हम निकाल लेंगे 100 की, ये आएगी आपकी 8,000। तो यानी ये 8,000 की कोई सन्ड्री एसेट थी जिसे 10% कम 7200 रुपए में लिया गया है। दोबारा से बता देती हूं मैं, 17,000 की कोई टोटल सन्ड्री एसेट्स है हमारे पास। इसमें से ये कह रहा है सम ऑफ दी सन्ड्री एसेट्स, कुछ सन्ड्री एसेट्स पार्टनर ने ले ली, और जो ली है वो बुक वैल्यू से 10% कम पे ली है, और जो वो कम वाला प्राइस है वो है 7200, ठीक है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे बुक वैल्यू जो थी, जो हमें मालूम नहीं है कितनी थी, हम उसको मान लेते हैं कि वो 100% थी, पूरी थी। इसमें से 10% कम पे ली है, यानी -10
90% की वैल्यू पे ली है। तो ये जो 7200 रुपये है ये 90 की वैल्यू है, हम पूरे 100% की निकाल लेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास 8000, यानी 17,000 में से 8,000 की कोई एसेट थी जो 7200 रुपये में ली गई। तो उसकी एंट्री हम कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम सन्ड्री एसेट दिखाएंगे कि हमारे पास शुरुआत में टोटल कितनी सन्ड्री एसेट थी, 17,000 रुपये की। फिर हम दिखाएंगे इसमें से बी ने जो ली है, बीस कैपिटल अकाउंट, ये इसने ली है 8,000 की लिए, लेकिन कितने में लिए? 7200 में। तो हम इसको 7200 में यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। बाकी की जो यहाँ पे एसेट बच गई 9,000 रुपए की, उसका क्या होगा ये भी देखेंगे। आगे बोल रहा है सीज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 100 एज डिस्काउंट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इन्होंने 2-3 स्टेप एक साथ जोड़ दिए। बाकी की जो बची हुई एसेट है, यानी जो 9,000 रुपए की एसेट है, ठीक है, इसको लेगा सी, पर लेगा कैसे? एट 90% ऑफ बुक वैल्यू। सबसे पहली बात तो ये 9,000 इसकी बुक वैल्यू है, सबसे पहली बात तो ये इस बुक वैल्यू का 90% पे लेगा, तो इसका 90% निकालो भाई सबसे पहले तो, ठीक है, ये आएगा 8100। अभी 8100 पे भी नहीं ले रहा, उसमें से भी 100 रुपए का डिस्काउंट काट रहा है ये, तो 8100 में से भी 100 रुपए घट गए, यानी ये 9,000 की एसेट इसने 8,000 रुपए में ली है। तो सी का और यहाँ पे जब हम दिखाएंगे बाई सीज कैपिटल, और उसमें आप दिखाओगे कि सन्ड्री एसेट इसने ली है 8,000 रुपए की। दोबारा से बता देती हूँ मैं, बची हुई जो आपकी सन्ड्री एसेट है, यानी 9,000 की जो बुक वैल्यू पे बच रही है, उसको सी ले रहा है। कैसे ले रहा है? 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 100%, ठीक है, यानी जो भी बुक वैल्यू है उसका 90% निकालो और उसमें से भी 100 रुपए माइनस कर दो। तो पहले टोटल बुक वैल्यू है हमारे पास 9,000, हमने पहले उसका 90% निकाला, 8100 आया, उसमें से हमने क्या किया? 100 माइनस कर दिया, तो यानी इसने 9,000 की जो एसेट है वो 8,000 रुपए में ली है। ओके, उसके बाद ये क्या बोल रहा है? assume the responsibility for discharge of loan together with accrued interest of 30 रुपीज विच हैज नॉट बी रिकॉर्डेड, ठीक है। इसके बाद इसने सारी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है, इसने लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इसने, और इसके अलावा अक्रूड इंटरेस्ट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो लाइबिलिटी अगर कोई पार्टनर लेता है तो हम उसे रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे दिखाते हैं। सीज कैपिटल आ जाएगा, क्या क्या लिया इसने? एक तो लोन की अमाउंट थी 1500 प्लस 30 रुपए की कोई अक्रूड इंटरेस्ट, तो 1500 प्लस 30, 1530 रुपए का ये ले लिया इसने। उसके बाद ये कह रहा है एक्सपेंसेस ऑफ, अच्छा डिसोल्यूशन के एक्सपेंस थे, एक्सपेंस आप पे करते हो, किसी ने लिए नहीं है आपने पे करे हैं, तो टू बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री आ जाएगी 270 रुपए की। और द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू डेट कलेक्शन एजेंसी फॉर 50%। अच्छा, हमने शुरुआत में जब डेटर वाला किया था, ठीक है, ये वाला 4200 रुपए के डेटर बच गए थे ना फर्म के पास, तो उसने क्या किया? किसी को बेच दिए 50% पे, बुक वैल्यू का 50%, तो ये 4200 इसकी बुक वैल्यू थी, इसके आधे पे बेच दिया उसने। डेटर को एसेट बेचते हैं तो हमेशा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे जाता है, यहाँ हम डाल देंगे बाई बैंक अकाउंट। 4200 के 50% पे प्राइस पे बेचे हैं उसने, यानी 2100 रुपए में बाकी के डेटर्स बेच दिए। सो इस तरीके से आपका बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। बाकी तो आई थिंक आप सारा का सारा क्वेश्चन कर सकते हो। अब चलते हैं 5th इलस्ट्रेशन पे। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा पॉइंट बढ़ जाएगा, जहां पे आपको डिसोल्यूशन के टाइम पे अगर बैलेंस शीट नहीं दे रखी है क्वेश्चन में तो कैसे करें। आप देखोगे ऊपर के क्वेश्चन में यहाँ पे सब में आपको एक बैलेंस शीट पहले से ही बना के दी हुई होती है कि जिस दिन डिसोल्यूशन हो रही है, फर्म जिस दिन बंद हो रही है, उस दिन बैलेंस शीट में क्या क्या था फर्म के पास। पर अगर आपको ऐसी कोई बैलेंस शीट बना के नहीं दे रखी है तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:4 है, वो डिसोल्व करने वाले हैं। डिसोल्यूशन के टाइम पे उनके क्रेडिटर्स थे 16,000 के। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में आपको जब लिखा हुआ है तो क्या ये लिखा हुआ है कि डिसोल्यूशन के डेट पे कोई एसेट या लाइबिलिटी कितनी थी, या ये लिखा हुआ है कि किसी एसेट या लाइबिलिटी को कितने प्राइस पे रियलाइज किया गया है, क्योंकि दोनों में फर्क है। जितनी अगर ये लिखा हुआ है कि इतनी थी,
इसका मतलब तो ये है कि बैलेंस शीट में वो चीज जाएगी भी, उतनी थी, आपने बेची नहीं है अभी तक, आपने चुकाई नहीं है, वो उतनी थी, स्टैंड करती थी। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है कि इतनी रियलाइज कर दी या इतनी बेच दी या इतनी आपने इतने रुपए की आपने लाइबिलिटी चुका दी, तो इसका मतलब है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, बैलेंस शीट में वो उतनी अमाउंट पे नहीं आ सकता। तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्रेडिटर उस दिन थे 16,000 के, तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में डाल देंगे क्रेडिटर्स 16,000 के उस दिन स्टैंड करते थे, आपने अभी तक चुकाए नहीं थे। इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ए कंटीजेंट लायबिलिटीज ऑफ 2,650 नोट ब्रॉट इनटू अकाउंट्स मैच्योर्ड एंड हैड टू बी मेट। ये ऐसी कंटीजेंट लायबिलिटी थी जिसको आपने जो है डिसोल्यूशन के टाइम पे ही अराइज हुई थी और इसे अपने अकाउंट में डाला नहीं था, तो ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगी क्योंकि ये पहले से मौजूद नहीं थी। कैपिटल जो थी इन तीनों पार्टनर्स की, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डाल देंगे हम। तीनों की पार्टनर ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसकी 12,000 है, इसकी 10,000 है और 8,000 कैपिटल हो गई। उसके बाद कह रहा है विष्णु हैड लेंट टू द फर्म, विष्णु ने एक लोन दिया था, तो यहाँ पे विष्णु का लोन दिखा देंगे हम बैलेंस शीट में 14,000 रुपए का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा गौर से, लास्ट एंट्री क्या है, द एसेट्स रियलाइज्ड 40,150। इसका मतलब ये नहीं है कि एसेट बैलेंस शीट में 40,150 की थी, रियलाइज की गई है 40,150 में, यानी जितने की भी एसेट थी उनको बेच के आपने 40,150 कमाए हैं। ये आपकी रियलाइजेशन अकाउंट की है। एसेट की बुक वैल्यू थी कितनी, हमें मालूम है कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों का टोटल इक्वल होता है। लाइबिलिटी साइड का पूरा हमने सारे बैलेंसेस लिख लिए हैं, इनका हम कर लेंगे टोटल, ये आएगा आपका 60,000। तो सीधी सी बात है एसेट साइड का टोटल भी 60,000 ही आना चाहिए, यानी जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या है, आपकी एसेट है। तो एसेट जो थी आपकी बैलेंस शीट में वो 60,000 रुपए की थी, लेकिन इनको बेच के आपने रियलाइज कितना किया है, 40,150 का। तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड के ऊपर हम अपनी एसेट को शो करेंगे 60,000 की, बैलेंस शीट में 60,000 की थी बुक वैल्यू, बेच के आपने इतना कमाया, तो बाई बैंक अकाउंट हम करेंगे 40,150 इस तरीके से। बाकी का क्वेश्चन तो आप आराम से निकाल लोगे। 6th पे चलते हैं अब हम। सिक्स्थ इलस्ट्रेशन में देखिए, यहां भी वही चीज है, आपको बैलेंस शीट नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। फर्स्ट अप्रैल 2015, अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये 1 अप्रैल के आंकड़े, और बैलेंस शीट हमेशा बनती है 31 मार्च को। 31 मार्च 2016 की ये बैलेंस शीट होगी। 1 अप्रैल 2015 को XYZ का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। उन्होंने अपनी कैपिटल लगाई थी 1,80,000 और 40,000 1 अप्रैल को, और हर एक पार्टनर ने विड्रॉ किया था 15,000 ड्यूरिंग द ईयर। गौर करिएगा, ड्यूरिंग द ईयर। बैलेंस शीट हमेशा एक डेट को बनती है, 31 मार्च को बनती है। इसका मतलब ये है 31 मार्च के दिन, सिर्फ उसी दिन आपकी एसेट कितनी थी, आपकी लाइबिलिटी कितनी थी, आपकी कैपिटल कितनी थी। ड्यूरिंग द ईयर नहीं, पूरे साल के दौरान कितनी कितनी रही, क्या क्या हुआ, वो नहीं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं हम। उस दिन 31 मार्च को कितनी थी। 1 अप्रैल 2015 को सारे जो पार्टनर्स की कैपिटल थी, ठीक है, एक्स की, वाई की और जेड की, 1 अप्रैल को ध्यान रखिएगा 1 लाख रुपए थी, इसकी 80,000 थी और इसकी 40,000 थी। 31 मार्च को कितनी थी, जिस दिन बैलेंस शीट बनेगी। साल के दौरान इन्होंने 15,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, यानी ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस हो जाती हैं। 15,000 इसके माइनस हुए, 15,000 इसके माइनस हुए और 15,000 इसके माइनस हुए ड्रॉइंग के। साल के दौरान इतना पैसा इन्होंने अपने कैपिटल अकाउंट से निकाल लिया, यानी एंड में इनका पैसा बचा कितना, एक्स के पास बचा 85,000, वाई के पास बचा 65,000 और जेड के पास बचा है 25,000।
ठीक है, दोबारा बता देती हूँ मैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च बनती है आपकी हमेशा साल के आखिर में। बैलेंस शीट हमने हमेशा जिस दिन की बैलेंस शीट होती है 31 मार्च की है, तो 31 मार्च के दिन आपकी एसेट कितनी थी, आपकी लायबिलिटी कितनी थी, आपकी कैपिटल कितनी थी, ये दिखाया जाता है। उससे पहले उनमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या घटा, क्या बढ़ा, वो सब हम सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम वहीं पे सब कुछ कर देते हैं। बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ उस एक दिन की आती है। आपकी 1 अप्रैल को कैपिटल थी 1 लाख, ठीक है, बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च को, हमें 31 मार्च का आंकड़ा चाहिए। 1 अप्रैल को 1 लाख थी, ठीक है। अब अगर पूरे साल इसमें से कुछ भी नहीं निकाला गया होता तो 31 मार्च को भी कैपिटल 1 लाख की ही रहती, पर ऐसा हुआ नहीं। हर एक पार्टनर ने 15-15 हजार रुपए निकाल लिए साल के दौरान, यानी उन्होंने 15,000 रुपए निकाल लिए। तो 31 मार्च को कितनी कैपिटल का बैलेंस रह गया, 85,000 का। तो अब आप ये कैपिटल का बैलेंस 85,000 का, 65,000 का और 25,000 का लेके चलोगे। इसके बाद कह रहा है द फर्म वर डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2016, एक्स टुक अप स्टॉक एट अग्रीड प्राइस ऑफ 25,000। ये रियलाइजेशन की अमाउंट है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ ये किया गया कि एसेट से इतना रियलाइज किया गया, इसने एसेट ले ली, इसने लाइबिलिटी को पे किया है। बैलेंस नहीं दिखाया हुआ कि बैलेंस शीट के टाइम पे कितना था, तो हम इसी को यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को टोटल कर देंगे। ये टोटल बनेगा आपका 1,75,000, और क्योंकि बैलेंस शीट के दोनों बैलेंस बराबर होते हैं, यानी दूसरी साइड का टोटल भी 1,75 ही होगा, यानी आपकी जो एसेट रही होंगी वो 1,75,000 रुपए की रही होंगी, ठीक है। अब बनाना है हमें रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट देखिए कैसे बनेगा। एसेट हमारी रही होंगी 1,75 की, तो हमने सन्ड्री एसेट डाल दी यहाँ पे। ओके, अभी क्या कह रहा है ये देखिए, एक्स टुक अप द स्टॉक एट एन अग्रीड प्राइस ऑफ 25,000। इस 1,75 में से स्टॉक भी होगा, हमें नहीं मालूम कितने प्राइस का होगा, जितने का भी होगा एक्स ने उसे 25,000 रुपए में ले लिया, ठीक है। तो एक्स की कैपिटल में कितना चला जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट, स्टॉक टेक ओवर किया इसने 25,000 का। फिर कह रहा है वाई ने फर्नीचर लिया है एट 5,000, हमें नहीं मालूम फर्नीचर कितने का था, पर उसने 5,000 में ले लिया, तो हमने यहां डाल दिया बाई वाइस कैपिटल अकाउंट 5,000। फिर कह रहा है जेड ने लिया है डेटर्स, हमें नहीं मालूम डेटर कितने के थे, कितने की भी रहे हो, सारे के सारे इसने 18,500 में ले लिए, तो हमने इसमें 18,500 डाल दिया। फिर है क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, क्रेडिटर्स को आपने पे कर दिया। अब इस लाइन को गौर से पढ़िएगा, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एंड देन रिमेन्ड ए बैलेंस ऑफ 14,000 इन दी बैंक अकाउंट। यहां पे आप ध्यान रखेंगे बैलेंस शीट में कोई क्रेडिटर आपको दिखा नहीं रखे हैं, हमारे पास यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में सन्ड्री एसेट्स थी, ठीक है, हम उन्हीं को बेच रहे थे, या तो उनको पार्टनर्स ले रहे थे या उनको बेचा जा रहा था, यही काम हो रहा था। इस लाइन में ये क्या कहना चाह रहा है कि क्रेडिटर्स आपने पे किए थे और उसके बाद बैंक अकाउंट में पैसा बच गया था 14,000, तो क्रेडिटर्स को पे करने के बाद बैंक अकाउंट में 14,000 रुपए कैसे बचे, ये पैसे आए कहां से, ये पैसे आए थे आपने एसेट्स को जब सेल करा था, ठीक है, तो आपके पास कुछ पैसे आए थे, उस पैसे में से आपने क्रेडिटर्स को पैसा चुका दिया और बाकी का बैलेंस आपके पास बच गया 14,000, यानी एसेट को बेच के पैसे आपके पास बचे हैं और उसमें से आपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया। इसकी एंट्री कैसे होगी, क्योंकि क्रेडिटर्स को आपने एक तरह से बाहर पे कर दिया है, ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनको पे करने के बाद 14,000 बचे है ना, तो हम यहाँ पे बाई बैंक अकाउंट की एसेट बेच के हमारे पास लास्ट बैलेंस जो बचा है वो 14,000 का बचा है, इस तरीके से शो करेंगे। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम क्रेडिटर्स कितने के थे, ठीक है, एसेट को बेच के कितना पैसा आया ये भी हमें नहीं मालूम, क्रेडिटर्स कितने के थे ये भी हमें नहीं मालूम, हमें सिर्फ ये मालूम है बचे हमारे पास 14,000, तो हमने क्या किया, सीधा ये डाल दिया। एक एग्जांपल के लिए हम सोच लेते हैं, मान लीजिए एसेट को बेच के आपके पास 28,000 रुपए आए होते, जिसमें से 14,000 रुपए बचे होते, तो यानी क्रेडिटर्स की पेमेंट कितने की गई होती, 14,000 की,
ठीक है। अगर ये चीजें हमारे पास होती तो हम एंट्री कैसे डाल सकते थे, यहाँ बाई बैंक अकाउंट 28,000 दिखा देते कि एसेट को बेचा और 28,000 आए, और यहाँ पे डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स की पेमेंट दिखा देते 14,000, इस साइड 28,000, इस साइड 14,000 के एसेट बेच के 28 आए, उसमें से 14 की पेमेंट कर दी, बैलेंस ऑटोमेटिकली आपका 14,000 बच जाता। पर क्योंकि ये दोनों चीज हमारे पास नहीं है तो उसमें हमें पढ़ना ही क्यों है, सीधा हमारे पास 14,000 बच रहे हैं, हमने सिर्फ 14,000 की एंट्री यहाँ पे क्रेडिट साइड पे दिखा दी कि एसेट को बेच के लास्ट में हमारे पास बैलेंस के तौर पे बैंक में 14,000 रुपए का बैलेंस आ गया। सिर्फ इतना करना है आपको, ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे, बाकी का भी। अब आते हैं 7th के इलस्ट्रेशन की तरफ। देखिए इस इलस्ट्रेशन में क्या करना है, एल एम एंड, अब इसमें भी बैलेंस शीट नहीं है तो सबसे पहले तो हम बैलेंस शीट ही बनाएंगे। एल एम एंड 3 पार्टनर्स हैं, 1 अप्रैल 2012 को उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4, 3 और 3 है। कैपिटल्स वर 60,000, 40,000, 30,000 वर, अगर साल के दौरान कुछ निकाला होगा इन्होंने, ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। तो कैपिटल से एक बार इनकी वैसे डाल लेते हैं, 60,000 एल एम एंड एन, थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, मे बी ड्रॉइंग्स हो। अगर नहीं होंगी तो यही बैलेंस है। ओके, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2013, तो ये जो बैलेंस शीट बन रही है 31 मार्च 2013 को बन रही है। ओके, ऑन विच देयर पोजीशन वाज, मतलब ऑन विच कब, 31 मार्च 2013 को लिखा हुआ है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013 को उन्होंने डिसॉल्व करना डिसाइड किया, और उस दिन, उस डेट पर, यानी 31 मार्च को ये था, 31 मार्च को था, यानी बैलेंस शीट में भी था। तो बैंक में कितना पैसा था, 7,000। डेटर्स कितने के थे, 40,000। BR कितने के थे, 5500 के। स्टॉक था 43,000 का। फर्नीचर था 2500 का। क्रेडिटर्स दे रखे हैं तो क्रेडिटर्स डाल देंगे लाइबिलिटी साइड पे, 15,000 के क्रेडिटर्स थे उस दिन, और बिल्स पेएबल था आपके पास 5,000 का। ठीक है, कहीं कोई ड्राइंग का कोई जिक्र नहीं है, यानी कैपिटल भी इतने रुपए की ही थी, 60,000 की एल की, एम की कैपिटल थी 40,000 की, और एन की कैपिटल थी 30,000 की। इन सबको हम कर लेंगे टोटल। सो लाइबिलिटी साइड का टोटल आपका आ रहा है 1,50,000, लेकिन एसेट साइड का जब आप टोटल करोगे तो एसेट साइड का टोटल 1,50,000 नहीं आ रहा है, और दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए, यानी कोई सा बैलेंसिंग फिगर है। वो बैलेंसिंग फिगर क्या है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्यूमुलेटेड लॉस है। ये प्रॉफिट जब भी होता है, ठीक है, P&L अकाउंट में, तो वो जाता है लाइबिलिटी साइड पे, कैपिटल में जुड़ जाता है वो। लेकिन यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो है आपका लॉस की अमाउंट। ठीक है, प्रॉफिट होता है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है, कैपिटल में ऐड कर देते हैं हम, क्योंकि पार्टनर्स को उस प्रॉफिट में हिस्सा मिलना होता है। तो लॉस होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, एसेट साइड पे जाएगा। अब क्या होगा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आया है ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, ये कहीं भी नहीं जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर इनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, ठीक है, तो वो चीज कहाँ जाती, क्रेडिट साइड में जाती कैपिटल के साथ। आप कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिखाते, साथ ही साथ आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इनका हिस्सा बनता है वो भी डालते, क्रेडिट साइड पे कितना इनको प्रॉफिट का हिस्सा भी देना है। तो लॉस का हिस्सा है तो मतलब कहाँ देना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली डेबिट साइड के ऊपर जाएगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। कि ये जो लॉस हुआ है फर्म को, इसमें भी इनकी हिस्सेदारी है जो इनको पे करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इनको जो मिलने वाला पैसा है, क्रेडिट साइड पे वो सारी अमाउंट आती है जो पार्टनर्स को मिलनी होती है। तो इस लॉस की वजह से वो अमाउंट कम हो जाएगी, क्योंकि इनको ये नुकसान जो है ये पार्टनर्स को चुकाना पड़ेगा। ओके, अब इसमें क्या क्या दे रखा है, डेटर्स इसने डिस्काउंट पे लिए हैं, तो जितने के भी डेटर थे
25% उसमें से लेस करके आप इनको दे दोगे। लाइबिलिटीज की पेमेंट करी है इसने, एम ने स्टॉक लिया है 13,000 में, बीआर लिया है 15,000 में, फर्नीचर को 12% डेप्रिसिएशन पे लिया है, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे और है, बीपी वर ड्यू आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद वो ड्यू थे। A rebate of 18% per annum was received on their payment। क्या कहना चाह रहा है ये, कैश डिस्काउंट मिला है आपको। बीपी थे बिल्स पेबल, यानी आपको देने थे, पैसा देना था आपको, 2 महीने बाद देना था, बट हुआ क्या, आपने इसकी पेमेंट कर दी पहले, क्योंकि इस आपको लिखा हुआ है ऑन देयर पेमेंट, मतलब आपने पेमेंट पहले ही कर दी, जिसपे आपको 18% की रिबेट मिली है, छूट मिली है आपको 18% की। कैसे निकलेगी, बीपी कितने के थे, 5,000 के, ठीक है। तो 5,000 ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था हमने, यहाँ पे बीपी डाला हुआ क्रेडिट साइड पे 5,000 का, इसकी पेमेंट आप दिखाओगे तो यहाँ दिखाओगे डेबिट साइड पे, ठीक है। कितने की पेमेंट करी आपने, 5,000 के थे, 2 महीने बाद ड्यू थे, पर आपको रिबेट मिल गई 2 महीने की पहले देने की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 18% निकालेंगे जितने की रिबेट मिली है, और 2 महीने की मिली है 2 महीने के हिसाब से, तो इसका ये निकाल देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 5,000 टोटल था, इसकी 18% रिबेट मिल गई 900, और ये 2 महीने की हिसाब से मिली है, तो ये हो जाएगा आपका 150। तो 150 रुपए की इसमें रिबेट मिल गई। तो अब आपको जो चुकाना पड़ा, वो आपको चुकाना पड़ा सिर्फ 4850 रुपए। तो आपने जो पेमेंट करी है बीपी की, वो करी है 4850, बाकी का आपको रिबेट मिल गया। ओके, इसके बाद है 10% इंटरेस्ट इज टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर्स ओन कैपिटल। अगर आपने पार्टनरशिप पढ़ी है तो आपको मालूम होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को सिर्फ तभी मिलता है जब प्रॉफिट होता है, लेकिन हमारे पास, हमें यहाँ पे पता है बैलेंस शीट में लॉस हुआ है फर्म को, तो ये इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, इस एंट्री को आप स्किप कर दोगे, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपको फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बतानी चाहिए। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्रेडिट साइड पे वही सारी चीजें लिखी जाती है जो पार्टनर्स को रिसीव होनी होती है, ठीक है। पार्टनर्स को जो मिलना होता है, ये पार्टनर्स का पैसा है जो उन्हें मिलेगा। डेबिट साइड पे जो दिखाया जाता है वो होता है कि पार्टनर फर्म को क्या देगा, ठीक है। तो ये देना होता है पार्टनर को फर्म को, या जो भी पार्टनर ने अभी तक फर्म से ले लिया है, दोनों चीजें होती हैं डेबिट साइड पे। और क्रेडिट साइड पे होती हैं जो फर्म पार्टनर को देगी। दोबारा बता देती हूँ, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड के ऊपर वो अमाउंट लिखी जाती है जो फर्म को पार्टनर को देनी होती है या पार्टनर को फर्म से लेनी होती है। डेबिट साइड पे वो अमाउंट डालते हैं जो या तो पार्टनर ने ले ली है या फिर जो पार्टनर फर्म को देगा, चाहे वो लॉस में हिस्सेदारी हो, चाहे उसका ज्यादा पैसा लेने की वजह से बाकी चुकाना हो, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर ने फर्म से ज्यादा पैसा ले रखा है, इसे वापस चुकाना पड़ेगा। तो वो हम लिखते भले ही क्रेडिट साइड पे है, क्योंकि अगर डेबिट क्रेडिट से ज्यादा होगी तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी, लेकिन वो बैलेंस डेबिट होता है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब वही चीज है कि पार्टनर फर्म को पैसा दे रहा है अपने बैलेंस का, ठीक है। ओके, अभी चलते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर। इसके अंदर देखिए क्या बोला है। तो वही चीजें, सबसे पहले तो बैलेंस शीट ही बनानी है। बैलेंस शीट बनाएंगे, 31/मार्च/2015 की बैलेंस शीट है ये, ठीक है। ओके, एबीसी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, उनकी कंबाइंड कैपिटल है 96,000, ठीक है। 1 अप्रैल 2014 का दिया हुआ है, तो मे बी इन्होंने ड्रॉइंग्स भी की हों, सारी चीजें हों। तो एक बार हम थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के इनकी कैपिटल को लिख लेते हैं। ए, बी और सी की कैपिटल है, सो ए स्पेस छोड़ देते हैं, बी और स्पेस छोड़ देते हैं, और सी, ठीक है।
तो 96,000 कंबाइंड है, विच वाज शेयर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो इन्होंने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे और हर एक की अपनी अपनी कैपिटल निकल आएगी। तो 96,000 को इस रेशो में 3:2:1 में बांटेंगे, तो एक ही कैपिटल आ जाएगी आपकी 48,000, 96,000 गुणा में 3/6 करके। बी की कैपिटल आ जाएगी 32,000 और सी की कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी 16,000। ठीक है, अभी इतना ही करते हैं, मे भी इन्होंने ड्राइंग वगैरह सब किया हो। दे आर एंटाइटल्ड टू 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ठीक है, इनको 10% का कैपिटल इंटरेस्ट मिलना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट 39,600 प्रॉफिट हुआ था, यानी यहां हमें इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब इस इंटरेस्ट को देने के काफी सारे तरीके हैं। एक चीज तो ये है कि आप बैलेंस शीट में ही इस इंटरेस्ट को बांट दो अलग अलग, या तो टोटल लिख दो कि टोटल इतना इंटरेस्ट है, ये निकाल दो। और इनका जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इंटरेस्ट क्योंकि इन्हें देना है तो क्रेडिट साइड के ऊपर जाता है, वहां पे इस इंटरेस्ट को इनके अलग कैपिटल के हिसाब से निकाल के 10% सभी का वहां पे इसको ऐड कर देना हर एक के में, ए बी और सी में। ठीक है, यहाँ पे पहले आप कैपिटल का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस डालोगे 48,000, 32,000 और 16,000। फिर यहाँ पे आप इसका 10% यानी इंटरेस्ट डालोगे 4800, 3200 और 1600 इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप एक यहाँ पे भी अलग अलग पहले से ही करके रख सकते हो, प्लस 4800 इंटरेस्ट का देना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, प्लस 3200 इंटरेस्ट का, ड्रॉइंग घटती है तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाता है, प्लस 1600। एक चीज तो ये हो गई। फिर कह रहा है कि प्रॉफिट हुआ था इन्हें 39,600 का। अब इस प्रॉफिट को भी बांटने के कई तरीके हैं। एक तरीका देखिए क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 39,600। ठीक है, अब ये प्रॉफिट भी बटेगा किसमें, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लॉस होता है तो डेबिट में जाता, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में जाएगा क्योंकि ये उनको मिलेगा। इसको किस में बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 39,600 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप बांट दोगे। ए के हिस्से में चला जाएगा प्रॉफिट 15,000, बी के हिस्से में चला जाएगा प्रॉफिट 10,000 और सी के हिस्से में चला जाएगा प्रॉफिट 5,000। अब आपके पास ये सवाल होना चाहिए कि जब प्रॉफिट 39,600 था तो मैंने उसे 15 + 10 25 + 10 सॉरी +5 30,000 इतना क्यों बांटा है। मैंने प्रॉफिट 30,000 क्यों बांट रखा है जब प्रॉफिट 39,600 था। वो इसलिए किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चुकाया गया है वो चुकाया गया है प्रॉफिट में से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट होने की वजह से। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज करने की बजाय कि P&L में इतना बैलेंस था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट होता है। या तो यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिखाओ 30,000, ठीक है, और फिर यहाँ पे उसको इस तरीके से बांट दो, या फिर क्या दिखाओ यहाँ पे अलग अलग सबका अपना अपना जो जो प्रॉफिट इनको मिलना है प्रॉफिट का हिस्सा वो यहाँ पे उनको ऐड कर दो। ठीक है, अगर आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को टोटल करोगे 4800, 3200 और 1600, ये आएगा आपका 9600। तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9600 आपने पे कर दिया एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बाकी का जो बच गया वो प्रॉफिट है जिसे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। तो इसीलिए पिछले क्वेश्चन में जहां पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनके अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए बोला गया था, हमने नहीं किया क्योंकि वहां हमें लॉस हुआ था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा प्रॉफिट में से दिया जाता है। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ हमारा प्रॉफिट हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको बोला हुआ है 10%। 10% किसका, कैपिटल का, पर दिया किस में से जाएगा, प्रॉफिट में से। ठीक है, तो प्रॉफिट में से हमने बांट दिया। अब हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पे 30,000 अलग से प्रॉफिट दिखाओ P&L का बैलेंस, वो हम दिखा नहीं सकते। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अलग से P&L का बैलेंस मान लीजिए 39,600 दिखाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते आप, क्योंकि आप एक तो इंटरेस्ट के 9600 भी इसमें जोड़ रहे हो और इसमें भी 9600 है, तो गलत बैलेंस आ जाएगा, 9600 ज्यादा अमाउंट का बैलेंस आ जाएगा। तो या तो यहाँ 39,600 दिखाओगे तो यहाँ पे आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये नहीं दिखा पाओगे, इनको बस यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ दिखा दिया कैपिटल में ऐड करके, प्रॉफिट को भी यहीं पे बांट दो।
सभी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सो इसका प्रॉफिट आ गया 15,000, इसका प्रॉफिट आ गया 10,000, इसका प्रॉफिट आ गया 5,000। दो चीजें कंप्लीट। तीसरी चीज है दे ड्रू, उन्होंने ड्राइंग्स की हैं। तो ड्राइंग्स तो माइनस होती हैं, ये हम यहां दिखा देंगे माइनस करके। इसकी ड्राइंग्स हो गई 10,000, इसकी ड्राइंग्स हो गई 7500 और इसकी ड्राइंग्स हो गई 6,000। अब यहाँ पे इनका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा यहीं की यहीं, ठीक है। इसका आ जाएगा 57,800, इसका आ जाएगा 37,700 और इसका आ जाएगा 16,600, क्योंकि आपने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में ही बैलेंस निकाल दिया, ठीक है। तो अब ये सारी कैलकुलेशन आपको कैपिटल अकाउंट में करने की जरूरत नहीं है। आप यहां से सीधा इनका बैलेंस जो आया है, बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग बैलेंस में 57,800, 37,700 और 16,600, सीधा ये यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है। या तो आप यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग हटा के बैलेंस वहां पे डालो और प्रॉफिट का यहाँ पे 39,600 दिखाओ, लेकिन इंटरेस्ट को यहाँ पे ऐड मत करो, ठीक है। वो वहीं पे कैपिटल अकाउंट में इनको अलग अलग दिखाओ आप। या फिर अगर यहाँ हम अलग अलग दिखा रहे हैं इंटरेस्ट को और प्रॉफिट को, तो फिर यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वही उठा के आप कैपिटल अकाउंट में डाल दो। तो आपको जो करना है आप उसमें इस हिसाब से कर सकते हैं। नाउ अब देखिए क्या हुआ है, ये तो हो गए कैपिटल का बैलेंस। उसके बाद उन्होंने डिसॉल्व करी फर्म, देयर क्रेडिटर एज ऑन दैट डेट, 31 मार्च की बात हो रही है, 31 मार्च को क्रेडिटर्स थे, तो हम डाल देंगे क्रेडिटर्स 50,000 के। इन एडिशन इसके अलावा ए ने एक लोन दिया था, ए का लोन भी था बैलेंस शीट के टाइम पे, तो वो भी हम डाल देंगे 5,000 का, ठीक है। देयर वर लाइबिलिटीज अमाउंटिंग टू 20,000 नॉट शोन इन द बुक्स, किताबों में दिखाई नहीं थी, तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी पेमेंट के टाइम पे। एसेट्स रियलाइज्ड, ये रियलाइज की वैल्यू है, यानी एसेट की वैल्यू बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू थी वो नहीं है ये, ठीक है। क्रेडिटर्स वर टेकन ओवर, अच्छा एसेट नहीं थी यहाँ पे, तो हम एक बार क्या करेंगे बैलेंस शीट के यहाँ पे हम यहाँ टोटल बनाएंगे इसका। ये टोटल आपका आएगा 1,67,100। तो एसेट का बैलेंस क्या था वो दे नहीं रखा, तो बैलेंस शीट का टोटल ही एसेट का बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सन्ड्री एसेट कितने की हो गई हमारे पास, 1,67,100 रुपए की। आगे क्या करना है आपको मालूम है। अब देखिए क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स फॉर 40,000 वर टेकन ओवर बाय ए फॉर 36,000। टोटल क्रेडिटर्स हमारे पास हैं 50,000 के। ये कह रहा है क्रेडिटर्स फॉर 40,000, मतलब 40,000 के क्रेडिटर्स को ए ने 36,000 में ले लिया, यानी इसमें से 40,000 के क्रेडिटर्स ए ने 36,000 में ले लिए, तो बाकी क्रेडिटर्स कितने बच गए फर्म के पास, 10,000। बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स, जो बाकी का बैलेंस बच गया उसको कैसे पे करा गया, एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। इसका 5% डिस्काउंट पे आपने उनको पेमेंट करी है। 5% डिस्काउंट यानी 500 रुपए, यानी 9500 रुपए में 10,000 के क्रेडिटर्स को 9500 रुपए में आपने पे कर दिया। तो रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे एंट्री बनेगी, सबसे पहले आप क्रेडिटर्स का टोटल अमाउंट दिखाओगे, 50,000 थी, फिर आप दिखाओगे कि किसने ली है, ये ए ने ली है, ए ने लिए हैं क्रेडिटर्स, कितने के लिए हैं, 40,000 के लिए, लेकिन 36,000 रुपए में, तो 36,000 दिखाओगे। बाकी के जो 10,000 बच गए उसको क्या किया आपने, पेमेंट कर दी। तो टू बैंक कितने की पेमेंट करी, 9500 की। आप इस तरीके से इसको दिखाओगे रियलाइजेशन अकाउंट में। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी के इलस्ट्रेशन हम देखेंगे कल। 9th की इलस्ट्रेशन में एक बार देख लेते हैं कुछ अलग है क्या, ठीक है। कैपिटल्स इंटरेस्ट है इसके ऊपर, प्रॉफिट भी हुआ है आपको, ओके। चलो 9th का इलस्ट्रेशन आप एक बार खुद से ट्राई करके देखना, ये वैसे ही है कुछ जो हमारा 8th का इलस्ट्रेशन था, इसमें प्रॉफिट भी हुआ है और आपको इंटरेस्ट पे कर दोगे आप। कैपिटल अकाउंट बनाने आपको 2 साल के, चलिए 9th का भी करवा देंगे आपको। तो अभी तक इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।